ऐसे उनसे ना स्नेह वो भी करते थे, उनका था। एक बार ऐसा हुआ कि रेडियो ने समाचार प्रसारित कर दिया कि सोनलाल द्विवेदी का देहांत हो गया। अच्छा। मैंने सुन करके उनके यहाँ फ़ोन किया, तो उन्होंने स्वयं उठाया। अच्छा, हाँ, तो आप बहुत आश्चर्यचकित रह गए होंगे। डिंडकी के रहने वाले थे वो। फ़ोन उन्होंने स्वयं उठाया, तो मैंने कहा, "अरे गुरुजी, आप?" बोले, "हाँ, बोलो।" मैंने कहा, "मैंने ऐसे-ऐसे रेडियो पे सुना।" बोले, "वो ऐसा था कि मेरे सिर पे कौवा बैठ गया था।" तो ये खबर फैल गई। अच्छी। बाद में उनके पुत्र बहुत गुणी थे, उनके पुत्र भी, प्रभुदयाल द्विवेदी। वो उन दिनों वो हुआ करते थे नागरिकों में से मजिस्ट्रेट, तो वो मजिस्ट्रेट भी रहे वो। उनसे मेरा पत्र व्यवहार बहुत समय तक रहा। उनके स्मृति में, सोनलाल द्विवेदी जी की स्मृति में उन्होंने ग्रंथ निकाला था, उसमें मुझसे भी लिखवाया, मैंने भी लिखा। तीसरे सज्जन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी। बहुत बड़े मन के और बहुत बड़े रचनाकार थे, आदरणीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इमरजेंसी में मैंने कुछ लिखा, तो वो सुनाता तो मैं रहता था। लोग इनसे, हमारी पत्नी से कहते थे कि इनकी डायरियाँ छिपा के रख लीजिए, ये किसी दिन जाएँगे घर से, लौट के नहीं आएँगे, जेल। जेल में चले जाएँगे, इनकी डायरियाँ छिपा दीजिए, तो जाना बंद करिए इनका। खैर वो कुछ नहीं हुआ, जाता रहा मैं। तो बलदेव वंशी, डॉक्टर बलदेव वंशी एक रचनाकार थे, हमसे सीनियर थे, बड़े थे। उन्होंने इमरजेंसी में लिखी हुई रचनाओं का एक संकलन प्रकाशित संपादित किया। ठीक है। उसमें मेरी भी रचना आई। आई। ठीक है। वो संकलन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने पढ़ा पढ़ा। और उसमें मेरी रचना पढ़ी। मैं तो बहुत छोटा था, मुझे कहाँ जानते थे वो। जी, जी। डॉक्टर बलदेव वंशी से उन्होंने पूछा कि ये कौन है? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह। तो उन्होंने कहा, एक कवि है, यहीं गाजियाबाद में रहता है। तो उन्होंने कहा, इसका पता चाहिए मुझे। अच्छा। बलदेव वंशी ने उनको पता दिया। बच्चन जी ने मुझे पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखा, अपरिचित होते हुए भी आपको पत्र लिख रहा हूं, क्षमा करें। मैं एक संकलन प्रकाशित कर रहा हूं, संपादित कर रहा हूं, उसमें आपकी ये रचना सम्मिलित करना चाहता हूं, कृपया अनुमति प्रदान करें। कितनी बड़ी मेरे बात। लिए तो साहब बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात थी। मैंने लिखा, आदरणीय, आपकी तो इच्छा मेरे लिए आदेश। वाह! सच। आप इसको साधिकार प्रयोग कीजिए, छापिए अपने यहाँ। वो छपी। तो फिर उनसे मेरी भेंट हुई। यहाँ विलिंग्टन कंसेंट में रहा करते थे वो। तो तेरे विलिंग्टन कंसेंट, वहाँ हम लोग 2-4 बार उनसे मिले। जितनी बार भी उनसे मिला, आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि धनंजय, तुम्हें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम बड़े कवि बनना चाहते हो, तो रामचरितमानस बार-बार पढ़ना। उसको तुम जितनी बार पढ़ोगे, धार्मिक ग्रंथ के लिए मैं नहीं कह रहा, उसको जितनी बार पढ़ोगे, तुम्हें उसमें कुछ नया अर्थ मिलेगा। अच्छा। तो बड़े कवि बनने के लिए तुम उसे रामचरित। रामचरितमानस को, ये उन्होंने मुझसे बार-बार कहा। फिर मैंने उनको दूरदर्शन के कवि सम्मेलन में बुलाया, आए बड़े सहज भाव से। उनके घुटनों में तकलीफ थी, उस पर मसरत पर बैठ नहीं सकते थे। तो दूरदर्शन के कवि सम्मेलन में मंच जो बनाया गया, उसमें तख्त पर उन्हें किनारे बिठाया गया, वो तो मसरत पर नहीं बैठ सकते थे, अलग से व्यवस्था की गई उनके लिए बैठने की। तो ऐसे लोग थे। फिर एक सुनहरा सफर, एक बहुत ही शानदार सफर आपने तय किया। जी। आज जिस मुकाम पर हैं। मैं एक और सज्जन की बात करना जी चाह हाँ, रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। देवराज दिनेश का नाम मैंने दिया जी था ना, जी जी जी। वो भी बहुत बड़े रचनाकार थे और बहुत बड़े मन के व्यक्ति थे। मैं तो विद्यार्थी था उस समय भी।
वो प्रसिद्धि के शिखर पर थे। मेरे भांजे और उनके कुछ साथियों ने यहाँ गाजियाबाद में एक कवि सम्मेलन होली पर कराने का निश्चय किया। वो लोग मेरे पास आए, मामा जी आपसे कुछ सहायता चाहिए। मैंने कहा बोलो क्या सहायता चाहिए? बोले हम ये कवि सम्मेलन करा रहे हैं, इसमें देवराज दिनेश जी को हमारे यहाँ बुला दीजिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैंने कहा अच्छा प्रयास करता हूँ। बोले हमारे पास इस समय 300 रुपए हैं उन्हें देने के लिए। अच्छा। ये बात होगी 69-70 की, ओह! 1969-70। उन्होंने कहा कि उनको आप बुला दीजिए। 300 रुपए बहुत होते थे उस समय, 53 साल पहले लगभग 53 साल पहले। उस समय बहुत बड़ी रकम होती होगी निश्चित रूप 53 के ज़्यादा हो गए। हाँ, हाँ, 53 ही हुए इस 53 समय, ऐसे ही कुछ हुए। जी। तो उस समय आप उनको बुला दीजिए हमारे यहाँ। मैंने कहा अच्छा मैं प्रयास करता हूँ। बोले लेकिन एक हमारी एक शर्त और है। मैंने कहा वो क्या? कि हमारे मंच पे कोई शराब पी के नहीं चढ़ेगा। आहाहाहाहा! मैंने कहा ये थोड़ा कठिन है। क्योंकि देवराज दिनेश इस बात के लिए विख्यात थे कि वो थोड़ा सुरूर में पी के ही हाँ, हाँ, हाँ। कविता पाठ करते जी, हैं। जी। नीरज जी और वो इनके हाँ, बारे हाँ, में हाँ। दोनों के बारे में ये था। मैंने कहा चलो कोशिश करता हूँ। तो दिल्ली माधवी नगर में वो रहते थे। हुँ। मैं वहाँ गया। जब मैं गया तो वो घर में नहीं थे। भाभी जी थी। उन्होंने कहा अरे धनंजय बैठो। वो तो टेलीग्राफ ऑफिस गए हैं। कलकत्ते में कवि सम्मेलन है 3 दिन का होली पर। हुँ। अच्छा, 2 दिन का। अच्छा। 2 दिन का कवि सम्मेलन होली पर है। हुँ। उसकी स्वीकृति का तार देने गए। अच्छा और उसी उसी के लिए मैं बुलाने गया था। आप उसी उपलक्ष्य में उसी के लिए बुलाने मैं गए उनको हैं। आमंत्रित करने जी, गया। जी, जी। मैंने कहा लो हमारा तो काम बिगड़ गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया। मैं चलने लगा। भाभी कह रही धनंजय तुम ऐसे लौट जाओगे तो मुझे बहुत डांटेंगे वो। हुँ। तुम बैठो, आने दो बोले। ऐसे नहीं जा सकते। मैं बैठ गया। वो तार दे के लौटे और मुझे सोफे पे बैठा दे के बोले उर्मिल तुमने इसे सोफे पे क्यों बिठा रखा है? हुँ। ये तो कभी ये मेरे साथ फर्श पे बैठेगा। अच्छा। हम लोग बैठ गए। बोले हाँ भाई धनंजय बता कैसे कैसे आना हुआ आज? मैंने कहा दादा मैं तो जिस काम से आया था वो खत्म हो गया। हुँ। बोले कैसे हो गया खत्म? हाँ। बता क्या काम था? मैंने कहा मैं होली के कवि सम्मेलन के लिए गाजियाबाद के लिए आपको आमंत्रित करने आया था मालूम चला कि आप और पता कलकत्ता लगा आप तो कलकत्ते के लिए स्वीकृति लेके आए हैं अभी। हुँ। बोले तो क्या हुआ? अभी चलते हैं दूसरा तार दे देता हूँ मैं नहीं आ रहा। अच्छा जी। तो मैंने कहा मेरी बात तो सुन लीजिए। बोले वो बाद में सुनूंगा, पहले मेरे साथ चल तार दे के आते तार हैं। दे के आती है। मुझे बोलने ही नहीं दिया। गए दूसरा तार कलकत्ते में दे दिया, मैं नहीं आ रहा। वहां से रास्ते में लौटते समय नहीं बोलने दिया। घर आकर के बैठ गए। फिर बोले अब बता क्या क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? मैंने कहा दादा मैं ये कह रहा था हुँ। मैं ये कह रहा था कि उस कवि सम्मेलन में चलने मार के लिए मेरे पास जो है केवल 300 रुपए। बोले अरे तू क्यों परेशान होता है? देख कलकत्ता जाने में 2 दिन लगती है, 2 दिन आने के, 2 दिन का वहाँ कवि सम्मेलन कवि सम्मेलन था। 6 दिन। 6 दिन में 1500 रुपए मिल रहे थे मुझे। तेरे यहाँ आऊंगा, कविता पाठ करूंगा, घर आ जाऊंगा रात को। मुझे 1 दिन भी नहीं लगेगा, 300 रुपए मिल जाएंगे। बाकी दिन में यहाँ रेडियो के लिए नाटक लिख दूंगा, पैसे वहां से मिल जाएंगे। तू क्या परेशान हो रहा? वाह, वाह! मैं आऊंगा तेरे कवि सम्मेलन। बहुत बड़ी बात। मैंने कहा लेकिन एक समस्या और है। हाँ। बोले वो क्या? मैंने बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे मंच में कोई पी के नहीं चढ़ेगा। हाँ। बोले मुझे तेरे लिए ये भी स्वीकार, वाह, वाह, वाह! तेरे लिए ये भी स्वीकार किया। जिसने विश्व स्तरीय मंचों पर ये बाधा नहीं नहीं मानी। मानी, लेकिन एक हाँ, बोले स्थानीय है। छोटे भाई के लिए ये भी स्वीकार किया। आपके लिए, हाँ, तेरे लिए ये भी स्वीकार। आपके स्नेह में, हाँ। आपके स्नेह में। आए, हुँ। कविता पाठ किया मंच पर, सब कुछ किया। मंच से उतरने के बाद उन्होंने जेब से पौधा निकाला। बोले अब तो पी लूं। मैंने कहा अब आप नहाइए।
बहुत अच्छा संस्करण, बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर एक बड़ा समृद्ध जी, आपने सफ़र तय किया, जी। बहुत रोशन गलियारों से जी, होकर जी, आया जी। वो, जुगनू भी मिले होंगे, हाँ, सब मशालें भी मिली सब तरह के होंगी, होते हर हैं। तरह की जी, रौनकें मिली जी। होंगी। आज इस मकाम पर हैं, आपको पूरा देश आज नहीं पूरी आज दुनिया मैं जानती देखता है। हूँ कि आज उस तरह का शून्य है। जी, मैं यही जानना आज चाहता बिल्कुल शून्य है। आज जो है पालकी उल्टी दिशा में जा रही है। मैं कहारों को बदलना चाहता वाह, 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 वाह! पालकी उल्टी दिशा में जा रही है, मैं कहारों को बदलना चाहता हूँ। हूँ। जबकि पहले ग्लैमर आया है, ग्लैमर पैसा बहुत आया, आया है, पैसा आया, ग्लैमर आया बहुत। बॉलीवुड से कनेक्शन अच्छे हो हाँ, गए हाँ, हैं, हाँ। लोगों को साहित्य असल में अच्छा पहले लगता है। पहले जो था, अधिकतर कवि सम्मेलन विद्यालयों में होते थे और हाँ, साहित्यिक संस्थाएं किया करती थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन है, ऐसे संस्थाएं थी, वो साहित्यिक संस्थाएं किया करती थी। उनके संयोजक अधिकतर कवि साहित्यकार होते थे, तो वो चुनते थे ठीक, रचनाकार कौन है। हीरे, हीरे, वो हीरे वो चुनते थे, हीरे चुनते थे। तब मोती बरसते थे हाँ, मंच तब पे। मोती बरसते थे। आज जो कवि सम्मेलन है वो ये है कि किसी उसको जो है उनका नाम वो लेंगे जो लोग हास्य वगैरह में ज़्यादा लोकप्रिय है, कोई सेठ है, तो वो ज़रूर आना चाहिए। हाँ, हाँ, तो कहेंगे साहब वो तो बहुत पैसे लेते हैं, पैसे वो के आके पैसे दे हाँ, दूँगा। हाँ, हाँ, यही कहानी है। तो इससे ये हुआ, पहले ये होता था कि जिसके पास कविता नहीं होती थी उसकी टाँगें काँपती थी मंच पर जाने में। हुँ, आज जिसके पास कविता है, उसकी उसकी टाँगें काँपती है मंच कि पर कुछ जाने में। होता नहीं है हाँ, कुछ नहीं, वो माहौल नहीं माहौल है, नहीं है कुछ। वो जज़्बात नहीं जी, है, वो सुनने वाले जी, कान नहीं है, जी, वो ताली बजाने जी, वाले जी, हाथ नहीं जी। हैं। बेशक, बेशक। अच्छा, मैंने यही देखा जो बदलाव आ रहा है टीवी से, यूट्यूब से मैंने जी, देखा कि स्टैंड अप जी, कॉमेडी हो गई जी, जी, है ना? हाँ। कुछ कॉमेडियंस जाकर प्रफुल्लित करने लगे होली पर उल्टी-सीधी कविताएँ, हास्य रंग तो वाली और उनमें हास्य के बहुत उ बड़े कवि थे उस समय भी। और उन उस उनने समय हास्य बहुत ऊँचे स्तर का होता था, और उनमें बेहूदगी को शामिल बहुत ज़्यादा करने बढ़ गए। लगे। पहले काका हसरसी थे, बेढब बनारसी थे, बड़े-बड़े कवि थे हास्य में, बहुत बहुत अच्छे। गोपाल प्रसाद व्यास थे। शायरों में मैंने सागर खयामी साहब को हाँ, सुना, वो थे। सुनने सुना मैंने बक तो एक ये से एक बड़े रचनाकार थे। हास्य कोई लिखना आसान काम नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल विधा है, बहुत मुश्किल, हास्य बहुत बड़ी रचना विधा है, बहुत बड़ी विधा है, बहुत मुश्किल विधा है, बहुत मुश्किल विधा जटिल है। विधा है, जी। कि उसके लिए तो शायद अपने हृदय को उतना उस स्तर पर प्रसन्नचित्त रखने की रखने की आवश्यकता है, आवश्यकता है। हाथ से लिखना बहुत बड़ी बहुत मुश्किल है। तपस्या है। जी हाँ, बेशक और आपसे बेहतर कौन जानेगा। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के ज़माने में कुछ कवि जो कुछ थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, जो सही लाइन में थोड़ा-सी पालकी को 2-4 कदम ही सही दिशा में ले जा रहे हैं। कठिन है, कठिन है। इसका उपाय क्या है? अगर उपाय तो हम देखिए, नई नस्ल कैसे प्रोड्यूस करें? नई नस्ल मैं जो उपाय समझता हूँ, वो ये है, सुनने वाले अभी भी हैं। हुँ, मैं जो उपाय समझता हूँ ये है कि बड़े स्तर पर कवि सम्मेलन न किए जाएँ, बहुत पैसा खर्च होता है। हुँ, कवि सम्मेलनों में कवि को आने-जाने की अच्छी सुविधा, और वो जो अपना समय देता है थोड़ा-सा घर में जाकर के, ये ना हो कि साहब परिवार वाले कहेंगे भागा फिरता है, हमारे लिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। परिवार में जाकर के वो कुछ कहे कि ये तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। इतना उसको दिया जाए। और वो पहले होता ये था। मैं एक थे बलवीर सिंह रंग, जी, बहुत बड़े कवि थे। उनका ये था कि मैंने खुर्जा में मैं विद्यार्थी था उन दिनों, कवि सम्मेलन में लोगों ने कहा कि मंच रंग जी को बुलाना। जी, मैंने उनको पत्र लिखा। रंग जी का पत्र आया कि मैं शहर से आऊँगा, लेकिन मैं 150 रुपए लूँगा। लूँगा। अच्छा, शर्त के साथ। हाँ, ये और उसमें से 75 रुपए पहले भेजने पहले होंगे। भेज दो। ये बात 1962 की है। हुँ, तो हमने कॉलेज में चर्चा की कि ऐसे-ऐसे, उन्होंने कहा हाँ, रंग जी इतने बड़े कवि हैं, 150 रुपए कुछ नहीं देंगे। हमने उनको लिखा कि आपको देंगे। तो उनका 75 रुपए
पहले भेज दीजिए। पहले मेरे लड़के को भेज, ठीक है। 75 रुपये मैं वहाँ के ले लूँगा। अच्छा, अच्छा। तो हमने 75 रुपये उनको भेज दिए। हुँ, वो आए, कविता पाठ पाठ किया, किया। सब कुछ हुआ। उसके बाद पहले कवि लोग जो है उन्हें रोको कि गोष्ठी रखेंगे, हुँ, तो रुक जाते थे। हुँ, हुँ। और उन्हें कहा गया कि साहब अगले दिन हम गोष्ठी रखना चाहते हैं, रुक जाइए। रुक जाइए। बोले रुकूँगा। हाँ। खुर्जा में रहते हुए अगले दिन तक पीने के शौकीन वो भी थे। तो हुआ ये कि गोष्ठी थी, डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी एक अध्यापक थे वहाँ डिग्री कॉलेज में हिंदी के, उनके घर पर गोष्ठी थी, वहीं उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद बोले बहू के हाथ का आज हमने पहली बार खाना खाया है, तो जेब में हाथ डाला, 11 रुपए बचे थे उनकी जेब में, अच्छा। उन्होंने वो बहू को दे दिए। अब उनके पास घर वापस जाने के लिए पैसे पैसे नहीं थे, नहीं वो थे। हमें चंदा करके लेकिन पैसे फिर से देना पड़े। तो ऐसा माहौल हुआ करता था कब से मिलन। हुँ। आज वो माहौल बिल्कुल आज नहीं वो है। हाल बिल्कुल बिल्कुल, ना वो लोग हैं, ना न चीज़ें बोलोगे। हैं। अब अच्छा, देवराज दिनेश जी जैसे लोग जो कहते थे कि ये कर लूंगा तुम्हारे लिए, ये कर लूंगा, आज कहाँ है? कहाँ हो जाएगा? बड़ी बात है। अच्छा सर, साहित्य का आपके पिता गीतकार बहुत बड़े गीतकार हैं, आप पूरी अरे दुनिया नहीं, वो जानती है, सब पूरा विश्व जानता है। तो बॉलीवुड से कोई नाता रहा? बॉलीवुड से नाता तो क्योंकि अट्रैक्शन तो रहा होगा, नहीं चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। अटैच नहीं करती। अच्छा, बॉलीवुड से ऐसा कोई मेरा नाता नहीं था। नीरज जी बॉलीवुड में होके सेटल चले नहीं आए हुए। थे, बच्चन जी नहीं गए थे, पंत जी सुमित्रा रंजन आनंदन पंत पंत सर। वो गए थे, वो छोड़ के चले आए थे। तो कोई आकर्षण वैसा नहीं था। मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में कवि गोष्ठियाँ हुआ करती थी शनिवार को, जी, उसमें जाता था। वहाँ मैंने इमरजेंसी में लिखा हुआ गीत पढ़ा। ठीक है। वो किस ईयर की बात होगी सर ये? ये बात तो 75 से 76 की है। 6 की वो इमरजेंसी का पीरियड उन के दोनों की दौरान, हाँ, बात ठीक है। तब पढ़ा था। जी, जी। वहाँ हमारे कवि मित्रों में दिनेश शाकुल और दिनेश लखनपाल ये लोग भी थे। दिनेश लखनपाल ने मेरा ये गीत सुना सुना। और उनकी स्मृति में अंकित हो गया। ठीक है। वो कुछ दिनों बाद कादम्बिनी में उपसंपादक हो गए। वहाँ कुछ दिन रहे, वहाँ के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिल गया, हुँ। तो वो कादम्बिनी की सेवा छोड़ करके बम्बई चले गए बॉलीवुड चले गए। और उनके ठीक बाद उन्हीं के पद पर मेरी नियुक्ति कादम्बिनी में हुई। अच्छा। बम्बई में वो जब थे तो 84 के आसपास उनका फोन आया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ अच्छा। और उस फिल्म के लिए मुझे आपका ये गीत जो आपने वहाँ सुनाया था, इमरजेंसी वाला। इमरजेंसी वाला, हाँ, ये चाहिए। उसको मैं उसमें रखना चाहता हूँ, हाँ, आपकी अनुमति चाहिए। हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा कि मैं ये सुनता आया था कि फिल्मों में तो ये कहा जाता है कि ये सिचुएशन है, इस पे गीत लिखो। गीत लो, अच्छा, अच्छा। अब सिचुएशन पर गीत लिखना हालांकि बहुत कठिन काम है, जो हुँ। करते थे वो बहुत बड़े हाँ, रचनाकार थे। ये करके दिखाना, उसमें सफल होना हाँ, बड़ी बात है, मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे खुशी हुई, मैंने कहा ये इस तरह से चुन रहे हैं रचना। इससे पहले भी 5-6 वर्ष पहले मेरे एक शुभचिंतक के प्रोड्यूसर को लेकर के मेरे पास आए थे, बोले ये फिल्म बनाते हैं। वो फिल्म बना रहे थे, उन्होंने कि ये इनके लिए तुम गीत लिखो। तो मैंने कहा जी मैं अपनी डायरियाँ आपके सामने रख देता हूँ, आप चुन लीजिए आप उसमें से जो पसंद आ जाए वो और चुन ले लीजिए। लीजिए, हाँ। आप कहें कि ये जो है सिचुएशन के साथ। सिचुएशन दे दे कि ये घूम जा, चल जा, वो लिखना मेरे बस की बात नहीं बात है। नहीं। तो बोले साहब सिचुएशन पे लिखवाते, वो बात हाँ, हमारी नहीं बनी, वो खत्म हो वो गई। खत्म हो गई। दिनेश जी ने जब ये मांगा तो मैंने गीत उन्हें भेज दिया। उन्होंने कहा कि
ये जो है मैं वो करा रहा हूँ, उसका संगीतबद्ध करा रहा हूँ। तो गौतम मुखर्जी वो थे संगीतकार संगीतकार, और पंकज उधास गायक, गायक, उनके साथ रानी मुखर्जी, इन दोनों ने मिलकर के गीत गाया। गाया और ओमपुरी पर ये फिल्माया गया। अच्छा, फिल्म में ओमपुरी पे ओमपुरी नायक थे, उन पे फिल्माया गया, उन पे फिल्माया गया। रोहिणी हट्टंगडी नायिका थी, नायिका थी। उन पर फिल्माया गया। तो दिनेश जी ने मुझे बताया कि शूटिंग के दौरान हम लोग जब शूटिंग करके लौट रहे होते हैं तो आपका ये गीत गुनगुनाते हुए लौटते हैं सब फिल्म। तो अभी भी तो जब फिल्म जी, प्लीज की वो चल रही थी, उसकी शूटिंग थोड़ी सी दिल्ली में भी हुई थी, उस फिल्म की हाँ, शूटिंग। शाहदरा में। तो यहाँ शाहदरा में फिर शूटिंग के दौरान मैं भी था। तो मैं एक दृश्य था जिसमें ओमपुरी पजामा और बनियान पहने हुए हैं। उन्हें एक तसले में आग जल रही है, उस नहीं वो आग नहीं, उन्हें दृश्य देना था जमीन पर लेटने का, फर्श पर लेटने का। तो एक तसले में आग जल रही थी वहां, धुआं रसोई का दिखाने के लिए। किसी उत्साही ने ये सोचा कि धुआं उठ रहा है, इसमें तो आग होनी चाहिए। अच्छा, उसे वो डाल दिया डीजल, भड़क गई आग। आग भड़क गई, लपट उठने लगी। ओमपुरी वहां खड़े थे, वो झुलस गए, ओहो, झुलस गए। लेकिन वो इतने बड़े रचनाकार थे। दिनेश ने कहा कि मैं शूटिंग कैंसिल करता हूँ, लेकिन ओमपुरी बोले नहीं, मुझे पता है शूटिंग कैंसिल करने में कितना नुकसान होता है, मैं ये दृश्य दूंगा। उन्होंने झुलसे हुए दशा में वही उसी तरह से लेट करके वो दृश्य दिया, वो शूटिंग हुई। मैं और वो ओमपुरी जी एक चारपाई पे, बिना बिस्तर की चारपाई पे, खाली खाट पे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। दिनेश जी आए, दिनेश जी ने कहा ओम जी मैं आपका परिचय कराता हूँ इनसे। मैंने कहा हमारा परिचय तो हो गया। तो दिनेश जी बोले नहीं, जो मैं कराऊंगा वो नहीं हुआ। तो दिनेश जी ने कहा ओमपुरी जी ये वो गीतकार हैं जिनका गीत आप पे फिल्माया जाए। आप पे फिल्म। बोले हाँ, ये परिचय कहाँ हुआ था? तब वो विधिवत परिचय हुआ था। तब हमारा ओमपुरी से परिचय हुआ। बोले ये परिचय कहाँ हुआ? अच्छा सर, अभी फिर एक सिलसिला जारी हुआ है, कोई लघु फिल्म बनाने की हाँ, बात हुई है, वो अभी क्या? दिनेश जी आजकल दिल्ली में है, उनकी भाभी जी को कैंसर हो गया है, तो उनकी सेवा में वो यहाँ है, सब काम हम छोड़ करके बहुत लगे हुए हैं। तो मन हुआ गुस्से में चले आए। यहाँ बैठ करके हम लोग चाय पी रहे थे, बैठ रहे थे, तो वो बोले कि भाई साहब एक इच्छा है मेरी। अच्छा, क्या है? मैं आप पर एक छोटी सी फिल्म बनाना चाहता हूँ, 20-25 मिनट लघु फिल्म। हाँ, मैंने मुझ पर क्यों? बोले आपका जीवन संघर्ष थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो आपसे परिचय। इसलिए मेरा मन है, मुझे आपकी स्वीकृति चाहिए। जैसे उन्होंने गीत के लिए स्वीकृति मांगी, ऐसे ही ऐसे ही उन्होंने ये स्वीकृति मांगी। चलिए, अब तक हमने आपके शानदार गीत देखे हैं, साहित्य देखा है, और अब आप पर एक लघु फिल्म देखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को और नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को एक सीख मिलेगी। और हमारी चैनल की हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के सिर पे रहे, मार्गदर्शन बनता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अखबार और आप दोनों उन्नति करते रहे। तो ये थे धनंजय सिंह, डॉक्टर धनंजय सिंह, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में, शानदार परिस्थितियों में ऊपर नीचे जिंदगी को जिया, लेकिन जिंदगी का तराना अपने ही शर्तों पे गाया, जिंदगी का गीत अपने कलम से लिखा, और जिंदगी को ये बताया कि तुम चुनौतियां दे सकती हो, लेकिन मैं धनंजय हूँ, मैं तुम पर जय हासिल करूंगा और अपनी शर्तों पर तुम्हें जीऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच
जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।